Jai Hind friends, you are all welcome on this channel Fly High Academy, and here we have started the lecture series of physics for defense exams. So in this series we have completed the sixth lecture, then this is the seventh lecture in which we cover the Newton law of motion. In this lecture we cover all three laws of Newton about the motion. So the first law, Newton gave the three law. Newton gives the three law. First law. First law tells about the inertial law. If any body is in rest, then it tends to its rest position until an external force is applied on it. And if any body is in motion, then it is continuing in motion until an external force is applied on it to stop it. So there is a need of external force to change its motion. This law we have covered in the motion lecture. The same is the first law of Newton. It states that every body is continuing in state of rest or in uniform motion in a straight line unless it is compelled by an external force to change the state. एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाई जाएगी तब तक वो अपने या तो रेस्ट पे रहेगा या फिर मोशन करता रहेगा। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ गैलीलियो या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है बॉडी अपनी उसी पोजीशन में रहना ज़्यादा पसंद करती है जिसमें वो है। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच दे पोज ओनली चेंज इन द प्रेजेंट स्टेट इन द स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। प्रेजेंट स्टेट का अपोज करती है वो। प्रेजेंट स्टेट के अंदर कोई चेंज लेके आएंगे उसका अपोज करेंगे, मतलब चेंज का अपोज करती है, उसे बोलते हैं यहाँ पे इनर्शिया। वो चेंज नहीं होना चाहती, वो अपने आप जैसा है वैसे ही रहना चाहती है। मास इज मेजर्ड, मास जो होता है वो इनर्शिया का ही मापता है, या फिर हम कह सकते हैं जो मास है वो इनर्शिया का ही एक मेजर है। मतलब चलती हुई बॉडी का मास कुछ और होता है, रेस्ट पे बॉडी है उसका मास कुछ और होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है ये चीज़ मेन। मास और इनर्शिया आपस में रिलेटेड कैसे है, अगर हम इसमें डीप गए तो हम इसको अच्छे से कवर करेंगे कि मास और इनर्शिया में रिलेशन क्या है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं इसके फर्स्ट लॉ के। एथलीट है ना, कुछ देर पहले दौड़ता है, वार्म अप करता है। इसका मतलब क्या है कि वो दौड़ने का मतलब उसका है कि वो अपने आप में कुछ मोमेंटम जनरेट कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो दौड़ रहा है तो वो दौड़ता ही रहेगा। जब वो जंप करेगा तो अच्छी जोड़ हो जाएगी, मतलब उसी पोजीशन में रहना चाहेगा जिस पोजीशन में उसकी अब स्पीड है। सेकंड है हमारे पास अ बॉल अपवर्ड इन ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिटर्न टू द हैंड ऑफ थ्रोअर। अगर हम बॉल ऊपर की तरफ फेंक दें अपवर्ड वेलोसिटी से तो वो उसी के हैंड में आएगी, ना कि पीछे जाएगी। द मड ऑफ व्हील्स ऑफ मूविंग व्हीकल फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। एक मिनट, सेकंड पॉइंट दोबारा से क्लियर करते हैं थोड़ा सा। सपोज करो इस डायरेक्शन में हमारे पास ये डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, हम यहाँ पे हैं ट्रेन पे, हमने इस डायरेक्शन में बॉल फेंक दी तो बॉल तो ट्रेन से दूर हो गई। अब ये पर्सन क्या है, यानी कि पर्सन की वेलोसिटी भी बॉल की वेलोसिटी के बराबर होगी। अब नेक्स्ट ट्रेन आगे जाएगी, बॉल हवा में गई तो पर्सन आगे चला गया और उसके हाथ में आगे गिर जाएगी वो बॉल। ये कहना चाहते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा ये चीज़। नेक्स्ट हमारे पास मड।
मड है जो वो टेंजेंशियली चलता है, जो व्हीकल है, व्हीकल का टायर ऐसे है सपोज, अगर इसके ऊपर मड गिर जाए यार, चिक्कड़ में चली जाती है, ये चलाते हैं तो इसके ऊपर जो मड है अगर इस तरफ चल रहा है ये, तो ऐसे टेंजेंशियली जाते हैं इसके चिक्कड़ के छिंटे ऐसे। तो हम ये इसी पॉइंट के अंदर ये कर रहे हैं कि वो इस पॉइंट के ऊपर उसका मोशन किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, जब वो छूटेगी तो इसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ ट्री मैंगो फॉल डाउन। इसका मतलब क्या है, हमें याद रखना है कि एक पेड़ के ऊपर मैंगो लगा हुआ है ऐसे, ये टहनी लगा लो छोटी सी, ठीक है। जब हम इसको हिला दिया, जब हम इसको इधर इस पोजीशन पे लिया है ट्री को, तो मैंगो क्या है, उसी पोजीशन में रहना चाहेगा, मैंगो उसी पोजीशन में रहना चाहेगा क्योंकि उसके पास इनर्शियल प्रॉपर्टी है। मैंगो उसी पोजीशन में रहना चाहेगा लेकिन वो पीछे चला गया ट्री, तो इसका मतलब क्या है कि ये टूट जाएगा यहाँ से। मैंगो इस पोजीशन में रहने की कोशिश करेगा और ये पेड़ की जो ब्रांच है वो पीछे चली गई तो ये टूट जाएगा। मैन जंप फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन में फॉल डाउन। अगर क्या है कि मैन जंप करेगा मूविंग ट्रेन से, तो मैन की वेलोसिटी होगी वही ट्रेन की वेलोसिटी होगी हमारे पास। एकदम से मैन जंप करेगा तो वो एकदम से रुकेगा, लेकिन वेलोसिटी से क्या चाह रहा है कि वो उसी वेलोसिटी से चलता रहे, उसी वेलोसिटी से चलता रहे, तो वो एकदम से नहीं रुक पाएगा और वो गिर जाएगा, या फिर वो आगे की तरफ जाएगा। मतलब ऐसे जंप करेगा वो अगर, तो वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी है ट्रेन के बराबर, तो यहाँ पे जाके गिरेगा वो। अगर वो ट्रेन से जंप कर रहा है, आगे की तरफ मुंह करके जंप करेगा और थोड़ा सा मोशन रखेगा, तो वो नहीं गिर पाएगा क्योंकि ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, वो भी अपनी वेलोसिटी कंटिन्यू रख रहा है थोड़ी सी, ताकि उसका बैलेंस बन जाए, इनर्शिया पे पहुंच जाए उसकी। फिर इनर्शिया को धीरे धीरे एक्सटर्नल फोर्स लगा के वो रोक सकता है। क्लॉथ अंडर ए बुक इज गिवन ए सडन पुली टू कम्स आउट विदाउट डिस्टर्बिंग द बुक। ये हमारे पास क्या है, हम बनाते हैं एक एक टेबल। टेबल के ऊपर क्या है, एक क्लॉथ है, उसके ऊपर एक रखी है हमारे पास बुक। बुक को कोई और कलर का बना देते हैं, ये मेरे पास है बुक। जब हमने एकदम से सडन खींच लिया इसको, तो बुक रेस्ट में रहना चाहती है, तो बुक उसी पोजीशन पे रहेगी लेकिन कपड़ा बाहर आ जाएगा। सडन खींचना है अपने को, धीरे धीरे नहीं खींचना, क्योंकि धीरे धीरे खींचेंगे तो इसके अंदर भी मोशन आ जाएगा। बट अगर आप सडन खींचते हैं तो ये रेस्ट पे रहना चाहती है, इसको पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया। सिस्टम हमारे पास नेक्स्ट आता है व्हेन अ हॉर्स स्टार्ट मूविंग द राइडर फॉल बैकवर्ड। जब एक हॉर्स होता है वो स्टार्ट करता है आगे की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है हॉर्स, तो उसके ऊपर राइडर ऐसे बैठा है, तो घोड़ा आगे चला, लेकिन जो राइडर है वो उसी रेस्ट की पोजीशन पे रहना चाहता है। घोड़ा आगे चला गया, उसके पैर घोड़े के साथ आगे चले गए, लेकिन उसका बैकवर्ड क्या है, पीछे की तरफ हो गया। ऐसे ही सेम ट्रेन के साथ होता है। व्हेन ए रनिंग हॉर्स सडनली स्टॉप, एक रनिंग हॉर्स है, चल रहा है, रुक जाए एकदम से, तो उसका अपर पार्ट भी मोशन के अंदर, आगे की तरफ वो मोशन के अंदर रहेगा, लेकिन ये नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, रुक गया, इसके पैर रुक गए,
तो पैर रुक गए, लेकिन ऊपर वाला मोशन आगे चल देगा थोड़ा सा, तो इसकी तरफ आगे तरफ जाएगा, वो उसका शरीर आगे की तरफ जाएगा। व्हेन हिट ए कारपेट स्टिक, अब इसमें भी सेम वही है, जब हम कारपेट के डस्ट को, इसके अंदर क्या है, ये है हमारे पास डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल जब हमने इसको हिट किया तो ये आगे की तरफ गया कारपेट, लेकिन डस्ट पार्टिकल क्या जाते हैं उसी पोजीशन पे रहना, तो वो उससे बाहर निकल जाएंगे कारपेट से। होप आपको ये भी समझ आ गई होगी। ये सभी एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट लॉ के एग्जांपल प्रैक्टिकल। हमारे पास सेकंड लॉ क्या है, यूनिवर्सल लॉ। सेकंड लॉ को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या होता है हमारे पास कि इसने मैथमेटिकल डेरिवेशन की है, और मैथमेटिकल डेरिवेशन इसके तीनों लॉ को एक्सप्लेन कर सकती है। इसने बोला है कि कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोमेंटम के चेंज के, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। इसके ऊपर जितना फोर्स लगाया जाएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज डीपी वन dt टाइम के साथ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का उठाया, के साइन आ गया हमारे पास। यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो के की वैल्यू हो गई 1। पी क्या होता है, d/dt mv। अगर मास कांस्टेंट है उसका तो मास आ जाएगा बाहर dv/dt। dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कर देंगे m/a हो जाएगा फोर्स की डेफिनेशन। और के की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, ये अपने को ध्यान रखनी है। इसका यूनिट आपने फोर्स वाले लेक्चर में क्या था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। न्यूटन की सेकंड लाइन, सेकंड लॉ गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड देता है अपने को, वैल्यू बताता है इतनी वैल्यू होगी उसकी फोर्स की। सेकंड लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है, वो सेकंड लॉ के अंदर ही है। अब देखो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था, कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, अगर चल रही है तो चलती रहेगी, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो। अब यहाँ से देखो F इज इक्वल टू एम ए से करते हैं अपन, F/ma। अगर बॉडी रुकी हुई है, बॉडी क्या है, रुकी हुई है, v0 है उसका। अब उसको m में एक्सेलेरेशन दे दिया अपने को, अपने m में एक्सेलेरेशन दे दी। एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, अपने उसको वेलोसिटी दे दी, फोर्स लगाया, वेलोसिटी दी उसको, ये ठीक है। अगर बॉडी मोशन के अंदर है, वेलोसिटी v से, अपोजिट डायरेक्शन से अपने को फोर्स लगा दिया उसके ऊपर, यानी कि उसकी रिटार्डेशन कर दिया, यानी कि एक्सेलेरेशन क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलेरेशन क्या करता है, बॉडी को रोकने का काम करता है। मैं फोर्स लगाया तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन दी इसने, नेगेटिव एक्सेलेरेशन की वजह से क्या हो गया, वो बॉडी रुक गई। प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो चाइना वायर्स है, वायर्स वो रैप की जाती है एक स्ट्रो के ऊपर, और फिर पेपर है, जो पेपर पैकिंग करते हैं खाने वाला, उसको एक रो के ऊपर गोल गोल घुमाया जाता है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है एक बार अगर अपन घुमा दिया उसके ऊपर चारों तरफ, तो अगर वो वेलोसिटी में है, अगर अपन एक्सटर्नल फोर्स दिया अपनी हैंड से, तो वो मूव रोलिंग करने लग जाएगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। अ पर्सन फॉलिंग ऑन ए पक्का फ्लोर इज लाइकली टू रिसीव मोर इंजरी देन फॉलिंग ऑन ए कच्चा फ्लोर। ये भी सेकंड लॉ का है, अगर वो पक्के पे गिरेगा तो उसको मोमेंटम ज़्यादा देना पड़ेगा। मोमेंटम ज़्यादा मतलब फोर्स ज़्यादा, यहाँ पे P ज़्यादा होगा, P ज़्यादा होने की वजह से F ज़्यादा। लेकिन कच्चे फ्लोर के लिए मोमेंटम कम होगा,
और फोर्स भी कम होगी फिर। वाइल कैचिंग ए बॉल क्रिकेट प्लेयर हैंड्स, मतलब कि अपने पीछे की तरफ हैंड करता है, बॉल कैच कर रहा है, बॉल आई, ये उसके हैंड है, तो पीछे की तरफ हैंड करता है अपना, ताकि टाइम इंटरवल बढ़ जाए। टाइम इंटरवल बढ़ने का मतलब क्या है, वहाँ पे क्या आ गया, वहाँ पे हमारे पास आ गया संवेग। संवेग को बोलते हैं हम इम्पल्स। इम्पल्स इम्पल्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, या फिर चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हैं। मोमेंटम को कम कर रहा है वो, पीछे जाके मोमेंटम को कम कर रहा है। बॉगीज ऑफ ट्रेन आर प्रोवाइडेड विद बफर टू अवॉइड सर्वर जर्क। एक ट्रेन की बोगी ये है, एक ट्रेन की बोगी ये है, इनके बीच में कुछ बफर लगाया जाता है, ताकि क्या है कि एकदम से ब्रेक लगाए तो ये सभी बॉडी, सभी के सभी को नुकसान ना पहुँचे, रुक जाए ईजिली। तो ये बफर लगाए जाते हैं ताकि पीछे वाले डब्बे को नुकसान ना पहुँचे, एकदम से हिट ना करे, स्ट्राइक ना करे एकदम से आगे वाले पे। इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए, यानी फोर्स कम कर रहा है, ये भी इम्पल्स का एग्जाम्पल है। थर्ड लॉ हमारे पास क्या आता है, थर्ड लॉ बोलता है कि हमारे इक्वल, हमारे हर एक्शन पे इक्वल रिएक्शन होगा और ऑपोजिट होगा। एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हम करते हैं, अगर हमने को ग्राउंड पे चलना है, ग्राउंड पे चलना है तो हम अपने पाँव से ज़मीन को पीछे की ओर धकेल लेंगे, और पीछे की ओर धकेल रहे तो धरती यानी पृथ्वी हमारे पे एक्शन लगाया हमने आगे पीछे की तरफ, और आगे की तरफ रिएक्शन लगाएगी अर्थ, तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये बोल रहा है फर्स्ट थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। और हमारे पास क्या होता है, जिसमें बोल रहा है कि अगर हम वुडन के ऊपर एक कील को गाड़ना चाहते हैं, वुडन ब्लॉक के ऊपर एक कील को गाड़ना चाहते हैं, तो हमें कील को ऊपर थोड़ी देर के लिए पकड़ना पड़ेगा ताकि उसके अंदर आसानी से गड़ जाए। क्योंकि अगर हमने एक बार ना पकड़ा इसको, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया एफ नीचे की तरफ, फोर्स लगाया, तो ये रिएक्शन देगी अपने को ऊपर की तरफ एफ ही से, बस नेगेटिव साइन होगा उसका, रिएक्शन भी देगी फिर। तो अपने एक बार तो नीचे फोर्स लगाया, एक बार फिर ये ऊपर की तरफ लगाएगी, मतलब वापस कील को ऊपर की तरफ भेज देगी, इसलिए अपने को इसको पकड़ना पड़ता है ताकि ऊपर की तरफ वापस ना जाए। अ जेट प्लेन प्रिंसिपल है वो थर्ड लॉ के ऊपर मूव करता है। जेट प्लेन, रॉकेट, ये सभी थर्ड लॉ के ऊपर है। कैसे, सपोज करो हम रॉकेट का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले रॉकेट के क्या है, गैस लगाती है, गैस निकलती है, गैस निकलती है। अब गैस का प्रेशर है वो नीचे की तरफ है, नीचे इसके क्या होगी, एयर होगी, तो एयर इसको ऊपर की तरफ धकेल लेगी। यानी कि गैस ने एयर के ऊपर नीचे की तरफ प्रेशर लगाया, तो एयर ने इसको ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगी, तो इसको अपवर्ड मोशन देगी। ये हमारे पास किसका कंसेप्ट है, रॉकेट का या फिर एरोप्लेन का। एरोप्लेन का जो फ्यूल है वो नीचे की तरफ बर्न होके एयर पे प्रेशर लगा रहा है, जिसके कारण ये एयर उसको ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगी अपोजिट रिएक्शन देके। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम कर लेते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को भी, यूनिवर्सल लॉ सेकंड लॉ के अंदर कैसे आता है ये। F इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F एक्शन से A रिएक्शन से R। अपने को पता है कि नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो। यहाँ से अपने को क्या पता लग गया, इसको इधर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा F यहाँ से हमारे पास क्या आता है, F A प्लस
एफ आर इज इक्वल टू 0 आ गया। नेट फोर्स कितनी होगी? 0 हो गई। अब यहाँ पे देखना तुम क्या हो रहा है। इसमें हो रहा है कि विरोध करने का, वही बात अपन जो फर्स्ट लॉ के अंदर की थी, और फर्स्ट लॉ किसके अंदर है? सेकंड लॉ के अंदर। यानी कि अगर हमने फर्स्ट लॉ के अंदर ये पढ़ा है कि कोई बॉडी रुकी हुई तो वो रुकी रहना चाहती है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपन ने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया एक्सटर्नल, तो वो अपोजिट रिएक्शन भी तो मिलेगा उसको। यानी कि उसके ऊपर नेट फोर्स तो 0 हो गया। नेट फोर्स 0 हो गया तो अपनी कंडीशन के अंदर चेंज करना ही नहीं चाहेगी बॉडी, करना ही नहीं चाहेगी ना। नेट नेट तो चेंज करना ही नहीं चाहेगी वो। इसलिए आप थर्ड लॉ को भी क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। तो इसके अंदर ये कंसेप्ट है वैलिडिटी। वैलिडिटी ऑफ न्यूटन लॉ की क्या है हमारे पास? है वैलिडिटी हम पढ़ रहे हैं, न्यूटन लॉ है हर जगह पे वैलिड होता है जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो? लेस देन वेलोसिटी ऑफ एयर हो, लाइट हो, वहाँ पे न्यूटन लॉ वैलिड होता है। तो डिस्टेंस है ना, वो एटम के साइज से बड़ा होना चाहिए, एक तो ये है। और स्पीड है वो लाइट से कम होनी चाहिए। और इनर्शियल फ्रेम के अंदर वो क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। यानी कि वो उस इनर्शियल फ्रेम, जिस इनर्शियल फ्रेम के अंदर हम उसको मेज़र कर रहे हैं, उसके अंदर वो क्या होना चाहिए? न्यूटन लॉ को ओबे करना चाहिए। ये हमारे पास क्या आ रही है? इसके वैलिडेशन की कंडीशन है कि यहाँ पे न्यूटन लॉ वैलिड होगा, उसके अलावा वैलिड नहीं होगा अगर एटम का मास बहुत ज़्यादा छोटा है। जैसे कि एटम बोल सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मास साइज बहुत छोटा है तो हम वो उसके अंदर एटॉमिक वेलोसिटीज़ वगैरह और एक्सटर्नल फोर्स वगैरह आ जाती है, जिसके कारण उसमें क्या होगा कि एक्सटर्नल फोर्स और ऐड हो जाती है। एटॉमिक्स की बात करते हैं, आप क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, वहाँ पे एटॉमिक फोर्स यानी कि इंटरेक्शन आ जाता है एटम्स का, एटम के बीच में, उनके बीच में अलग फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये रोटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स, इस तरीके की फोर्स लगती है। अगर हमारी लाइट की वेलोसिटी कंपैरिजन में है तो एक हमारे पास क्या आता है? रिलेटिव फार्मूला आता है मास के साथ। अगर लाइट की इक्वल स्पीड हो जाती है, उसका मास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमें याद रखना है, इफ़ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट देन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। ये हमें सबसे ध्यान रखना है कि चलती हुई बॉडी, मोशन के अंदर बॉडी का मास क्या होता है? कम होता है, डिक्रीज होता है। मोशन के अंदर मास क्या होगा? डिक्रीज होगा। और लाइट की इक्वल हो जाएगा तो वो मास कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमें याद रखना है। और इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं। इनर्शियल फ्रेम की मतलब है कि वो उसके ऊपर इनर्शियल लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, वो कोई रोटेशनल फ्रेम नहीं होना चाहिए हमारे पास। ये हमें ध्यान रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने पढ़ लिए हैं न्यूटन के तीनों लॉ, न्यूटन के तीनों लॉ को एक्सप्लेन कर दिया विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। और एग्जाम के पॉइंट में भी क्या बनता है हमारे पास? प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछ लेते हैं, या फिर वैलिडेशन ऑफ न्यूटन लॉ पूछ लेते हैं, कुछ एक इसके छोटे मोटे केस पूछ लेते हैं, जैसे मास क्या है, सिर्फ कैसे इफेक्ट होता है मोशन के अंदर, टोटल फोर्स 0 कैसे होती है सिस्टम की, सेकंड लॉ यूनिवर्सल लॉ होता है क्या नहीं होता, कैसे होता है, फर्स्ट लॉ को इनर्शियल लॉ क्यों बोलते हैं, इसके ऑप्शन दे देते हैं हमें और हमें उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो आज के इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे लीनियर मोमेंटम, और मोमेंटम के कंजर्वेशन की एप्लीकेशंस भी करेंगे और कंजर्वेशन का नियम भी करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।